स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, पाठ 10, कक्षा 7। तो पाठ का हमारा विषय है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो बच्चों, आपने अब तक क्या पढ़ा? आपने इस पूरी बुक में, आज हमारा ये बुक का आखिरी चैप्टर है, आपने इस पूरी बुक में कैसे पढ़ा कि किस तरह से चोल वंश, फिर मुगल शासक, फिर ब्रिटिश सरकार, सब ने आके हमारे यहाँ राज्य किए। फिर उसके बाद उन्होंने किस तरह से कलात्मक दृष्टि से, चित्रकला की दृष्टि से कितना विकास किया, मंदिर बनवाए, और कितना कुछ आपने पढ़ा कि इस हिस्ट्री, इतिहास में आज आप राजनीतिक किस तरह से गठन हुआ 18वीं शताब्दी में, नए राजनीतिक गठन। अब जब आप कक्षा 8 में जाओगे तो फिर आप वहाँ पर और इतिहास पढ़ोगे, हमारा आने वाला कल कैसा था। अभी तो आप ये 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक का आपने 100 साल का पढ़ा है। अब इसके बाद आप 18वीं शताब्दी से पढ़ोगे। तो आज आप कौन सी शताब्दी में रह रहे हो? आप 21वीं शताब्दी में रह रहे हो। हम इसको 18वीं शताब्दी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जैसे 17वीं शताब्दी जो है 1701 से शुरू होकर 1700 उतले में आती है, तो फिर हम उसको 18वीं शताब्दी मान लेते हैं। तो यह हमारी 18वीं शताब्दी का इतिहास अब तक आपने पढ़ा। अब आप आगे का नया इतिहास कक्षा 8 में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको ये शताब्दियाँ किस तरह से बनती है, इसका भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप आगे देखें। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं किस तरह से बदली। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। ये मानचित्र है। अब आपके सामने देखो मानचित्र, मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा, ये आप एक मानचित्र देख रहे हैं, और दूसरा चित्र आप क्या देख रहे हैं? 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र, ये हमारा दूसरा मानचित्र है। तो अब आप इन दोनों में आप क्या अंतर देख रहे हो? हमें यह दिखा रहे हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी, मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड था जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मतलब स्टार्टिंग का जो टाइम था, उसमें 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी से लेकर 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आपने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो है राजनीतिक परिस्थितियों का किस तरह से जो है एकदम बदलाव आया, और कौन कौन सी अवधि में जो है ये राजनीतिक परिस्थितियां बदली, वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अब आप इस मानचित्र को अच्छे से देखो, और इसमें देखो कि आप पहले मानचित्र में आपको क्या दिखा रहे हैं। पहले मानचित्र में आपको दिखाया गया है कि मुगल साम्राज्य की बाहरी सीमा जो है वो कौन कौन सी थी, वो 1700 ईस्वी का ये मानचित्र है। अब फिर आप ये दूसरा मानचित्र देखेंगे, 18वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश क्षेत्र है। तो यह आपने देख लिए दोनों मानचित्र अच्छे से। अब हम आगे देखते हैं। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। तो अब मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति क्या थी, ये हम
पाठ 4 में भी हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य जो था वो किस तरह से अपनी सफलता को लिए हुए कितनी ऊंचाइयों पर जो है पहुंच गया था। और फिर जब 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके उसके सामने बहुत तरह तरह के जो है वो संकट खड़े हो गए थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ था। वो कारण क्या थे? वो कारण यह थे बच्चों की बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1689 से लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। तो अब देखो आपके राज्य के पास आज के समय में भी अगर आपके राज्य के जो अधिकारी होते हैं, उन हर एक राज्य के अधिकारियों को सरकार की तरफ से कुछ वो दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं कि आपने यह खर्चा है सड़कों पर करना है, पार्कों में करना है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब जो है सरकार सभी जो है अपने ज़िले के अधिकारियों को देते हैं और वो उस प्रकार से ही खर्च करते हैं। तो तभी आपके क्षेत्र का, आपके राज्य का और आपके शहर का विकास अच्छा होता है, सुंदर बनता है। जब और इसमें देखो जब बादशाह ने क्या किया, उसने अपने क्षेत्र का विकास करने के बजाय जब वो लड़ाइयाँ ही लड़ता रहा तो जब भी कोई लड़ाई होगी तो उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति मर गए, उसकी सेना के जो है सैनिक की मृत्यु हो गई, और जब आप गोला बारूद को और बना रहे हो तो उसमें आप पैसे व्यय कर रहे हो अपने, तो फिर जो है इससे क्या है कि उसकी जो एक उसके पास जो वित्तीय साधन थे वो क्या है बहुत ही कम हो गए। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। अब आप देखो कि किस तरह से जो है जब औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में क्या हुआ कि साम्राज्य के प्रशासन की क्या है कार्यकुशलता जो है वो समाप्त होने लगी थी, और जो भी शक्तिशाली वर्ग थे वो क्या हो गए, जितने भी वहाँ पर शक्तिशाली वो वर्ग थे उनको जो है अपने वश में रखना जो है राजा के लिए मुश्किल होता गया। जिससे कि क्या हुआ, फिर सूबेदार के रूप में जो भी नियुक्त थे वो जो है अपने राज्य के, जैसे अब जितने भी अधिकारी होते हैं वो आगे और 2 अधिकारी नियुक्त करते हैं कि जो कर इकट्ठा करते थे लोगों से, वो भी जो है वो भी उनके लिए भी जो है कार्य बहुत ही कठिन होता गया। इसके बाद आप देखें कि किस तरह से मुगल साम्राज्य के जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र थे उनमें क्या हुआ, उनमें जो है राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिलती गई और सूबेदारों ने क्या किया, प्रांतों पर अपना जो है नियंत्रण करना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि राजधानी में, जो राजा की राजधानी थी जहाँ पर राजा रहता था, वहाँ पर जो है कर पहुँचना कम होता गया, जिससे कि जो है दिक्कतें सामने आने लगी। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और
किसानों के विद्रोह और कृषक आंदोलन ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता जो है वो प्रांतीय जो भी उनके सूबेदार थे और जो उनके सरदार थे उनके हाथों में आने लग गई। और इन सबको जो है औरंगजेब के जो भी अधिकारी थे, उत्तराधिकारी थे, वे सब इन बदलाव जो भी हो रहे थे कि जैसे किसानों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया और उन्होंने जैसे कर देना बंद कर दिया, और भी जो भी व्यापारी थे उन्होंने कर देना बंद कर दिया। तो ऐसे जितने भी शक्तिशाली सरदार थे वो जो है सुदृढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग बनने लग गए। आप तो फिर उससे क्या हुआ कि जितने भी औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वे सब जो है इन बदलावों को रोक नहीं सके। अब आप आगे देखें, भरपूर फसल और खाली तिजोरियां। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इन शब्दों में किया कि अब जैसे फसल तो पूरी हो रही थी पर तिजोरियां खाली थी, क्योंकि जो कृषक थे उन्होंने आंदोलन किया और अपनी फसलों को खुद बेचना शुरू कर दिया। और उन्होंने, आपने ये पाठ में पढ़ा था, हमने आपको पीछे पाठ में पढ़ाया था कि किसानों ने जो है अपना बुला लिया था कि वो खुद ही फसल को बेचेंगे, वो आगे किसी को नहीं देंगे कि जो उनको इतने पैसे दे के और उनसे फसल खरीद लेते थे। तो जिससे क्या है, किसानों को नुकसान होता था। जब किसान समझदार बना तो उसने यह आंदोलन किया। तो अब देखो कि क्या हुआ, फिर बड़े जमींदार निसहाय और निर्धन हो गए, क्योंकि जितने भी बड़े जमींदार थे वो लोगों से क्या है, खेती बाड़ी तो आम लोग करते थे, वो उनसे सारी फसल ले लेते थे। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमशुदे एक तरह से किसानों के हाथ की कुटपुतली बने रहते हैं, जैसे कि स्वयं किसान अपने ऋणदाता के वश में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा नहीं चुका देता। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका है कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता है, लेकिन उसके मालिक जमींदारों को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसे हालात में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते हैं जिनकी उससे आशा की जाती है। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे आगे चलते हैं और घुड़सवार को जो उनके ठीक पीछे पीछे चलते हैं, पैसा कहाँ से दे। अब देखो कितनी मुश्किलें आ गई कि हर एक जगह पर दिक्कत होने लग गई कि जब उनको राजस्व कर ही नहीं मिल रहा था तो उनकी तिजोरियां खाली हो गई तो वो अपने सैनिकों को किस तरह से जो है वो पैसे दे। तो आपने बच्चों कई बार पुरानी पिक्चरें देखी होंगी, तो उसमें क्या कई ऐसी पिक्चर आई थी जिसमें कि दिखाया गया था कि किस तरह से जो है किसान एक गरीबी की ज़िंदगी जीता रहता है। वो साहूकार से कर्जा ले लेते हैं और फिर साहूकार जो है ब्याज पर ब्याज उनसे लेता रहता था। वो जितनी फसल होती थी वो साहूकार को दे देता था, बीज के लिए पैसे और खाद। तो पहले समय में जो है किसानों की जो हालत थी वो बहुत ही दयनीय थी। जब किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिए तो फिर उनकी हालत जो है बहुत सुधरने लग गई। अब आप आगे देखें, इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट
मचाई। तो देखो बच्चों कि किस तरह से जो है 1739 में दिल्ली पर आक्रमण हुआ और उन्होंने क्या किया, पूरे नगर को जो है लूट लिया और सारी जितनी भी धन दौलत उनको मिला वो ले गए। और फिर नादिर शाह के जितने भी आक्रमण हुए उसके बाद क्या हुआ, अफगान शासक जो है अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा, मतलब रोज उनके बीच में युद्ध होते रहे। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूट मचाई। देखो कितनी बार युद्ध हुए, युद्ध होते थे तो वो क्या करते थे, लूटपाट करते थे और सारा सामान ले जाते थे। अब आप आगे देखें, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। अब आप एक ये चित्र देख रहे हैं, यह चित्र है नादिर शाह का 1779 का एक चित्र है। अब आप इसको देख सकते हैं, नादिर शाह जो है किस तरह से घोड़े पर बैठे हैं। अब आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो क्या हुआ। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन जितना भी है वो समकालीन परीक्षकों ने किया। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने जवाहरात और अन्य चीजें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जैसे तैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। एक अन्य वृतांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालात में आ गए। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कानों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो शौकीन लोग थे कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कमी नहीं थी वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर दिया। अब देखो नादिर शाह ने कितना किया कि कितने जो है युद्ध किए, तो युद्ध में देखो कितनी बुरी हालत हो गई लोगों की। लोग जो है वो भिखारी बन गए, जिनके पास बहुत पैसा था वो भी। तो बच्चों जो जितने भी युद्ध होते हैं इनमें कभी भी फायदा नहीं होता, इसमें हमेशा ही नुकसान होता है। आप अब तो ये आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी हम लड़ाइयाँ हुई उनमें क्या हुआ, जान माल की हानि तो होती है। इसके साथ हमारी जो कितनी सुंदर इमारतें होती हैं और जो बच्चे होते हैं और बहुत से लोग जो है वो कितने गरीब हो जाते हैं और इमारतों को कितनी हानि पहुंचती है। और फिर जब दोबारा एक शहर को खड़ा करना होता है तो व्यक्ति को पता लगता है कि कितना मुश्किल होता है। तो युद्ध जो है कभी भी किसी के लिए फायदे वाले नहीं होते हैं। अब आप आगे देखें, साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदता ने उसे और भी कमजोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, ईरानी और तुरानी। तुर्क मूल के काफी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियार 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 की में हत्या हो गई और अन्य 2 बादशाहों अहमद शाह 1748 से 1754 और शाह आलम द्वितीय को
उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। अब देखो बच्चों कि जो है साम्राज्य पर किस प्रकार से जो है दबाव पड़ रहा था कि तुम जितने भी तुम्हारे यहाँ पर विभिन्न समूह हैं उनमें जो है पारस्परिक प्रतिद्वंदता बढ़ती जा रही थी। अब देखिए आप कि जिस तरह से जो भी अभिजात वर्ग थे वो दो बड़े गुटों में बटे हुए थे। वो कौन से थे? ईरानी और तुरानी। और फिर क्या हुआ कि काफी समय तक जितने भी मुगल बादशाह थे वो एक जो है दूसरे के हाथ की क्या है कठपुतली बने रहे। ये बहुत ही ज्यादा जो है, अब आपको भी अगर किसी के हाथ की कठपुतली बना दी जाए तो आपके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। जैसे अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ सौंप दिया जाए कि जो वो व्यक्ति आपको जैसा कहेगा आपको वैसा ही करना है, तो आप कितनी परेशानी में आ जाओगे। जैसे वो आपको सुबह 6 बजे उठा दे और फिर आपको बोले कि आप उठ गए हो तो अब आप नहाओ और खाना खाओ और ये काम आप करो, तो आपका अगर नहीं भी दिल होगा आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप उसके अंडर हो। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जितने भी जो भी ये राजा बनते गए वो एक दूसरे के हाथ की क्या है कठपुतली थे। तो यह बहुत ही अपमानजनक जो है स्थिति थी। अब आप आगे देखें। आप देखें कि किस तरह से 1748 और 1754 और शाह आलम द्वितीय को क्या हुआ, उनके ही लोगों ने अंधा कर दिया। अब आप आगे देखें कि किस तरह से फिर नए राज्यों का उदय हुआ। अब आप यह चित्र देख रहे हैं, यह एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियार का चित्र है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि किस तरह से जो है नए राज्य हमारे सामने आए। मुगल सम्राटों की जितनी भी सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदार और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है। उसमें पहला क्या है? अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। नंबर 2, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। नंबर 3, तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते थे। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। अब देखा आपने कि किस तरह से जो है राज्यों को 3 जो है समूह में बांटा गया। पहला क्या था? अवध में बंगाल व हैदराबाद जैसे राज्य जो पहले क्या थे? मुगल के प्रांत थे। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन और जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। और तीसरी श्रेणी में कौन आए? मराठा आए, सिख आए, जाट आए, इनके राज्य आए। अब आप देखें आगे कि ये तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने राज्यों को बांटा। अब आप देखें कि पुराने मुगल प्रांत, हमारे पुराने मुगल प्रांत कौन से थे? पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सदाता खान जो कि अवध के थे, मुर्शीद कुली खान बंगाल से और
ख्वाजा हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहाँ और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7,000 जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि सदात खान की जात का दर्जा 6,000 था। तो बच्चों देखो कि किस तरह से जो है मुगलों के जो पुराने प्रांत थे उनमें किस तरह से जो है उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ था। इसमें भी देखो 3 राज्य प्रमुख थे। पहला था अवध का, बंगाल का और हैदराबाद का। तो अब आगे देखो, अब हम आपको इन तीनों के बारे में पढ़ाएंगे। पहला है हैदराबाद। हैदराबाद में क्या आया? निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, जिन्होंने 1724 से 1748 तक हैदराबाद राज्य की स्थापना की। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की? निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने। और हैदराबाद में उन्होंने कब तक शासन किया? 1724 से 1748 तक। उसके बाद देखिए आप, मुगल बादशाह फर्रुख हसियार के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी। ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें वही चित्र आपको देख रहे हैं, इसमें आपको वही दिखाया गया है। और इनको जब अवध की सूबेदारी सौंपी गई और बाद में उसको क्या है, दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। और 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही क्या था, राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। तो अब आप देखो कि किस तरह से जो है वो शक्तिशाली था और उसने क्या किया कि बहुत जितनी भी मुगल दरबार में प्रतिस्पर्धाएं चल रही थी वो उस पर उसने अपना पूरा नियंत्रण कर लिया और उस क्षेत्र का वो वास्तविक क्या है, शासक बन गया। अब आप आगे देखें, आसफ जहां अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत ले आया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ द्वारा पहले लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करते थे। अब देखो उसको कितना शक्तिशाली वो बना दिया गया कि जितने भी शासक थे वो कोई भी अगर निर्णय लेता था वो उसके साथ खड़े हो जाते थे और कोई भी जो है उसके कार्य में दखलंदाजी नहीं करता था। तो समझ में आया ये। अब आगे देखो आप, हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्रों के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उस उपस्थिति के कारण रोक लग गई। अब देखो जब ब्रिटिश लोग आए तो उसकी मनमानी जो है वो रुक गई। तो पहले तो वो क्या कर रहा था, वो अपनी ही जो भी वो निर्णय लेता था सब उसके निर्णय में उसके साथ खड़े हो जाते थे। तो फिर जब ब्रिटिश शासक आए तो फिर उसके जो है उसकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं थी
उन पर उन्होंने रोक लगा दी। अब आप आगे देखें, निज़ाम की फौज। हैदराबाद के निज़ाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है। उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। अब देखो, निज़ाम के पास क्या था, 400 हाथियों की सवारी, मतलब 400 हाथी उसके पास थे, तो 400 सैनिक भी थे। और उसके पास जो थे वो घुड़सवार भी जो थे वो बहुत हजार की मात्रा में थे। और इसके साथ ही उसके पास जो है कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का जितना भी वेतन था वो क्या था, 100 रुपये से ज़्यादा। अब आप सोच सकते हैं कि उस समय में 100 रुपये कितने होंगे। तो उसके पास देखो कितनी धन दौलत थी। अब आप आगे देखें, अवध। अवध के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बुरहान उल मुल्क सदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध जो था वो एक समृद्धशाली प्रदेश था। और वो कहाँ पर था, जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच क्या था, व्यापार का मुख्य मार्ग उसी से होकर जो है गुजरात था। अब गुजरात जाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था, जितना भी उनके मार्ग थे वो कहाँ से गुजर रहे थे, गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में तो फैले ही हुए थे। और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच जो भी व्यापार का मुख्य मार्ग था वो अवध में से ही होकर जाता था। अब आप आगे देखें। अब आप यह चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है बुरहान उल मुल्क का। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र करता धरता बन गया। अब बुरहान उल मुल्क, आप उनका चित्र देख रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अवध के सूबेदारी और जितने भी वहाँ के कार्य थे उन सबको अपने हाथों में ले लिया। और जिससे क्या हुआ कि वो ही वहाँ के राजनीतिक और वित्तीय और सैनिक मामलों में वही निर्णय लेते थे। आगे देखें, बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों, जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों की नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा जो है नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। अब देखो किस तरह से जो है उन्होंने किया। जो भी मुगलों ने अधिकारी नियुक्त किए हुए थे उन्होंने उसकी जो है संख्या में कटौती कर दी। और धोखाधड़ी को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी अधिकारी थे उनके लेखा जोखा, मतलब वो जितने भी खाते बनाते थे उनकी जांच की। उसके बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने जो है नवाब को क्या किया, नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सभी जिलों का राजस्व और निर्धारण कर दिया। जिससे क्या हुआ कि राजपूत जमींदार और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने अपने राज्य में देखो किस तरह से जो भी गलत कार्य हो रहे हैं उनको रोका। आगे देखो, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले
इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदार को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। जैसे अब इस सब जगह पर जो है उन्होंने अपने व्यक्तियों को नियुक्त कर दिया कि आप अच्छी और सही ईमानदारी से कार्य करेंगे, तभी आपको जो है हम अच्छा वेतन देंगे और आपको जो है अच्छा सम्मान भी मिलेगा। तो इसीलिए क्या है, वहाँ पर जो है उन लोगों ने बहुत मेहनत की और अच्छे से कार्य किए, तभी इन परिणामों के स्वरूप क्या हुआ, जितने भी ये परिवर्तन हुए तो उसमें क्या हुआ कि साहूकार और महाजन जो है वो बहुत से उन्होंने नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली को प्रबंध को वो प्रभावित करने लगे, क्योंकि पहले इससे पहले कभी भी ऐसे नहीं हुआ था। तो जिसकी वजह से वो थोड़े से उनकी वहाँ की व्यवस्था को देखकर वो थोड़े से डर से गए थे। अब आप आगे देखें बंगाल के बारे में। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग होने लगा था। अब जब सब राज्यों में धीरे धीरे उथल पुथल हो रही थी, तो उसी तरह से बंगाल में भी क्या हुआ, मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में धीरे धीरे जो है मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शिद कुली खां बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के नियुक्त थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदारों के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह ही उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो बच्चों, जब भी आपके यहाँ का राजस्व स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब आपके राज्य के पास पैसा अधिक होगा, तभी जो है वहाँ की व्यवस्था स्ट्रॉन्ग हो सकती है, शक्तिशाली हो सकती है। क्योंकि अगर आप अपने यहाँ कार्य करने वालों को अच्छा वेतन दे रहे हैं, तो वह कार्य बहुत ही अच्छे से करेंगे और अपने राज्य की व्यवस्था को सही से बनाए रखेंगे और बहुत से अच्छे कार्य होंगे। ऐसे ही क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और जितना भी राजस्व था उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, तो फिर क्या हुआ, तभी तो उन्होंने अपने को जो है स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब आप देखें आगे कि किस तरह से सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से वो राजस्व नगद वसूल करते थे। इसका परिणाम क्या हुआ कि जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ा। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूत करने के लिए अपनी जमीनों को जो है वो बड़े जमींदारों को बेच देते थे, क्योंकि कर तो उनको देना है। अगर वो कर नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जो है जमीनों को जमींदारों को दे दिया, बेच दिया। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, वह अलवर्दी खान के शासनकाल 1740 से 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। तो देखो 18वीं शताब्दी में जो है बंगाल किस तरह से एक राज्य बन गया और यहाँ के जमींदारों में भी बहुत सा बदलाव आया। और फिर राज्य के साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में भी एक घनिष्ठ संबंध बन गया। तो जिससे कि क्या हुआ, सेठ का साहूकार घराना बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली बन गया। अब आप यह एक चित्र देख रहे हैं, यह किसका चित्र है? यह चित्र 4 अलवर्दी खान का
दरबार। तो यह अलवर्दी खान का दरबार किस तरह से लगा हुआ है उसका चित्र है। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। अभी आपने 3 राज्यों के बारे में पढ़ा। पहला था हमारा हैदराबाद, दूसरा अवध और तीसरा था बंगाल। तो इन सब में आपने क्या विशेषताएं देखी। यद्यपि बड़े राज्य जो थे वो पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे और ये अभिजात जो है वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकारियों से मिले थे। और वे क्या थे, जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से जो है वो देखा करते थे। दूसरा, उनका कर प्राप्त करने का तरीका जो था वो क्या था, मुगलों से भिन्न था और कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए जो है इज़्ज़तदारों के साथ ठेका कर लिया था। इज़्ज़तदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी और देहात में उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में जो तीसरा सामान्य लक्षण था वो यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों और वाणिज्य जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इज़्ज़तदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के करिंदों को जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकार और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। अब आप देखो कि जो है मुगल शासकों तो खुद ही अपना जो है अपने ही व्यक्ति के द्वारा जो है कर वसूल करते थे, पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया और उसको इतनी अच्छी जो है उन्होंने पगार दी कि उसको इतना कठोर व्यक्ति को खड़ा किया कि जो हर एक व्यक्ति से कर वसूल करे। और मुगल शासकों को यह बात जो है पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी? क्योंकि अब वो व्यक्ति जो है कठोरता के साथ कर वसूल करता था तो वो शायद उनको ये होता था कि वो पूरा पैसा अपने राज्य को ना दे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इन 3 राज्यों में जो ये व्यक्ति नियुक्त किया गया इसको जो है कई लोगों ने पसंद किया और कई लोगों ने पसंद नहीं किया। अब आप आगे देखें राजपूतों की वतन जागीरी। अब पहले आपने मुगल शासकों का पढ़ा, फिर अब आप किसके बारे में पढ़ेंगे, राजपूतों के बारे में। तो बहुत से राजपूत घराने विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्ता का आनंद लेने की अनुमति नहीं मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। अब देखो कि जितने भी राजपूत घराने थे, अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में क्या थे, विशिष्टता लिए हुए थे। और फिर इनको क्या था, ये अपने वतन की जागीरों पर इन्होंने क्या है आनंद नहीं लिया, क्योंकि इनको उस चीज़ की अनुमति ही नहीं मिली। और फिर 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपना नियंत्रण किया और
उन्होंने देखा कि सभी लोग जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। तो फिर उन्होंने अपने विस्तार के लिए हाथ पैर मारे। तो फिर जो था जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार में गुटिया राजनीति से अपने पैर फंसा दिए। मतलब उन्होंने वहाँ पर अपना स्थायित्व जमा लिया। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सेवाई राजा जयसिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राज्यों के इन पदों का नवीनीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जोधपुर घरानों ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के कई बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है राजपूतों ने तो राजपूत घरानों में क्या हुआ कि राजपूतों ने अपना जो है गुजरात और मालवा में जितने भी सूबे थे उनके सूबेदारी का उन्होंने दावा कर लिया कि यह हमारे अंदर आने चाहिए, यह हमारे जो है अधिकार क्षेत्र में है। इसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर सवाई राजा जय सिंह उन्होंने क्या किया कि अपनी एक राजधानी बनाई, जो आज भी हमारे यहाँ राजस्थान की राजधानी है, वो है जयपुर। तो वो उन्होंने वहाँ पर एक राजधानी के रूप में उसको स्थापित किया। और उन्होंने फिर उसके बाद क्या किया, 1722 में आगरा की सूबेदारी उन्होंने दे दी। और 1740 के दशक में क्या हुआ कि राजस्थान में मराठों के जो थे अभियान थे, उन पर क्या हुआ, अभियानों ने जो है इन रजवाड़ों पर जो है एक दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, उनका जो है विस्तार रुक गया। अब आप आगे देखें कि एक आप इधर साथ में देखेंगे कि कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में क्या था, नगर थे, महल थे, मंदिर थे। जो व्यापारिक केंद्र जल संग्रह चित्रचारे चित्तौड़गढ़ का किला है। राजस्थान संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। अब आप यह जो चित्र देख रहे हैं चित्तौड़गढ़ किले का चित्र है। तो इन्होंने देखो कितना वो किया कि बहुत सुंदर सुंदर नगर बनाए, महल बनाए, मंदिर बनवाए, ताकि जो है बाहर से जो लोग व्यापार करने आए वो इन चीज़ों की ओर आकर्षित हो। अब आप एक जयपुर के राजा जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, 1732 के एक फारसी वृत्तांत में राजा जयसिंह का वर्णन। राजा जयसिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना तथा भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। अब देखो राजा जयसिंह कितने वो थे, उनकी जो थी सत्ता वो बहुत ही ऊंचाइयों पर थी। और 12 साल के लिए तो वो आगरा के सूबेदार रहे और फिर
5 या 6 साल के लिए वो मालवा के रहे। उनके पास क्या था, बहुत विशाल सेना थी, तोपखाना था और बहुत धन संपदा थी। और उनका प्रभाव वो कहाँ तक पर था, दिल्ली से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। अब आप एक चित्र देख रहे हैं 4B, ये है जयपुर में जंतर मंतर का चित्र। अम्बेर के शासक सवाई राजा जयसिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया, जंतर मंतर के नाम से विख्यात। इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण थे। अब आप देखा कि किस तरह से ये जंतर मंतर है। तो बच्चों, दिल्ली में भी एक जंतर मंतर है और जयपुर में बनाया उन्होंने, उज्जैन में और मथुरा और वाराणसी, ये 5 जगहों पर उन्होंने जो है खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया था और इसका नाम जो है जंतर मंतर से विख्यात हुआ। अब आप यह चित्र 5 देखिए, ये किस चीज़ का चित्र है, यह है मेहरानगढ़ किला जोधपुर। यह मेहरानगढ़ किला है जोधपुर में, उसका चित्र है। अब आप आगे देखें कि आज़ादी हासिल करना सिख। अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत व मुगलों शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बताया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में मार दिया गया। अब देखो, हमने आपको पाठ 8 में पढ़ाया था कि किस तरह से जो है सबसे पहले गुरु नानक देव बने और उन्होंने कितनी अच्छी बातें करी थी कि उन्होंने भेदभाव दूर किया था, सभी को एक समान बोला था। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है जब खालसा पंथ की स्थापना हुई तो जो खालसा पंथ था उससे पहले जो है राजपूत और मुगल शासकों के बीच में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई थी। पर जब 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की मृत्यु हो गई थी तो बंदा बहादुर ने क्या था, खालसा की सत्ता को जो है खालसा को जो है अपना लिया था और उन्होंने मुगल सत्ता के खिलाफ जो है विद्रोह किए थे। तो फिर बंदा बहादुर को क्या हुआ, 1715 में बंदी बना लिया और 1716 में उनको मार दिया गया। अब आप आगे देखें, 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थे में और बाद में मिसालों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे जिन्हें गुरुमता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में वे उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। अब आप यह चित्र देखिए। अब इस चित्र में क्या है, 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र। उनके एक हाथ में देखिए बाज है और किस तरह से वह घोड़े पर सवारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तलवारों का चित्र है। यह क्या है, महाराजा रंजीत सिंह की तलवार है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से 18वीं शताब्दी में जो है
योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने क्या किया, अपना पहला एक जत्था बनाया और फिर क्या है, इनको इकट्ठा किया। इनकी जो भी सेनाएं बनी वो दल खालसा कहलाती थी। और ये दल खालसा कहाँ पर मिलते थे, अमृतसर में, बैसाखी पर और दिवाली पर। और फिर जो भी यहाँ पर निर्णय लिए जाते थे उसको वो क्या कहते थे, गुरु के प्रस्ताव, मतलब हमारे गुरु ने हुक्म किया है तो हमें इन सबको मानना है। सिखों ने एक राखी व्यवस्था जो है वो स्थापित की। उसमें क्या था कि उसमें उन्होंने किसानों से बोला कि आप अपनी 20% जो है उपज हमें देंगे और उसके बदले में हम आपकी रक्षा करेंगे। अब आप आगे देखें। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। अब देखो कि गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा को बहुत ज़्यादा प्रेरित किया था और उन्होंने एक नाम कर लिखा था कि राज करेगा खालसा। तो आज भी अगर आप गुरुद्वारे में जाते हो तो वहाँ पर आप उनके वहाँ जब कोई भी कीर्तन समाप्ति होती है तो फिर उसके बाद एक अरदास की जाती है, तो आप उसमें सुनते होंगे कि राज करेगा खालसा। तो यह शब्द जो है आज भी हमारे यहाँ पर गुरुद्वारों में बोला जाता है। तो किस तरह से जो है खालसा ने मुगल सूबेदारों के खिलाफ और अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ जो है वो सफल विरोध जो है प्रकट किए थे। और इसके बाद खालसा ने क्या किया था, 1765 में अपना जो एक सिक्का बनाया था वो सार्वभौम शासन की उसने घोषणा की थी। और इस सिक्के पर जो है उत्तीर्ण शब्द थे वो यह थे, बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। अब आप एक और चित्र इधर देख रहे हैं, चित्र 7 है। इसमें शिवाजी का रूप चित्र है। अब इसका क्या है, 17वीं सदी के अंत तक दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई। तो यह एक मराठा राज्य की स्थापना है। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम इसकी समाप्ति करें कि 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके जो थे वो सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे और इसमें विभिन्न शासकों में ये बांटे हुए थे। और इन शासकों में कौन था, महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों को में एकता कायम करके 1799 में लाहौर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। आगे हम मराठा के बारे में पढ़ेंगे। मराठा में शिवाजी का चित्र आपने देख ही लिया है। साथ ही जो है शिवाजी के नेतृत्व में जो एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई और अंत में मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। अपनी माता और अभिभावकों द्वारा कोणदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जवाली पर कब्जे ने उन्हें मवाला पठारों का अविवादित मुख्य बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ पराया गुरीला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुखी पर आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की
नींव रखी थी। तो अब हम इसको आपको विस्तार से बताएंगे कि मराठा राज्य जो था वो एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। तो जो शिवाजी थे वो 1627 से 1680 में शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से एक स्थायी राज्य की उन्होंने स्थापना की और अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए थे। कृषक और पशुचारकों को जो है उन्होंने अपनी सेना का मुख्य आधार बनाया। शिवाजी ने जो है वो प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए एक सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथ में रही जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी बन गया। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमुक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सकते हैं। तो देखो कि शिवाजी ने भी कितने समय तक जो है वो कार्य किया और उन्होंने शिवाजी ने 1627 से 1680 तक जो है राज्य किया था और इन्होंने बहुत से मुगलों को चुनौती दी थी और इसमें इन्होंने सैन्य बल का भी प्रयोग किया। और शिवाजी की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, वहाँ पर जो भी मराठा राज्य में प्रभावी शक्तियाँ थी ब्राह्मणों के परिवार में ही रही जो कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में क्या थे, प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे थे। उन्हीं के उसमें वो रही और फिर पुणे को मराठा राज्य की राजधानी बनाया गया। तो जितने भी पेशवा थे वो उनकी देखरेख में ही मराठों ने एक सफल सैन्य संगठन का विकास किया था। तो आपको समझ आया कि किस तरह से जो है मराठों ने अपनी पहचान बनाई। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने शहरों कस्बों पर हमला बोला और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे, मतलब वहाँ पर लड़ाई करते थे, युद्ध होता था जहाँ रसद पाने और काबू आने के रास्ते रोके जा सकते थे। रसद पाने मतलब जैसे लड़ाई जब युद्ध हो रहा होता है तो गोला बारूद और जो हथियार है उनको आसानी से उन रास्तों पर रोका जा सके। अब हम आगे देखेंगे, आगे है 1720 से 1761 के बीच मराठा राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उसने धीरे धीरे और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को हानि पहुंचाई और फिर 1720 के दशक में मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए। 1730 के दशक में मराठा नरेश ने क्या किया, समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में उन्होंने मान्यता ली और फिर इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार भी ले लिया। चौथ क्या था इसके बारे में आप देखें कि जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 25% जो है दक्कन में इनको मराठा वसूल करते थे। और सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। अब आपको चौथ और सरदेशमुखी का अर्थ पता लग गया। अब हम आगे देखते हैं कि 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं
तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया, मगर मराठा जो है वो प्रभु सत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी क्या है उनके खिलाफ हो गए। परिणाम स्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अन्य शासकों से कोई भी सहायता नहीं मिली। तो उसके बाद क्या हुआ, सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने क्या किया, एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था को तैयार कर लिया। और जब भी किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था तो वह मराठों का शासन जो है वहाँ पर सुरक्षित हो जाता था। तो वहाँ पर स्थानीय परिस्थितियों को जो है ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन जो है मिल सके। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और वहाँ की समृद्धि को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। अब आप समझ रहे हैं कि कितना उन्होंने जो है कितने अच्छे उन्होंने वहाँ पर कार्य किए। और फिर उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकुर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर इस तरह से बड़े और समृद्धशाली थे और वे महत्वपूर्ण वाणिज्य और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के जो है वो नए मार्ग खुले और चंदेरी क्षेत्र में क्या है उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में जो है संलग्न थे, मतलब वो अच्छे से वो व्यापार कर रहे थे। लेकिन अब उसने क्या किया, अपने वाणिज्य भीतरी क्षेत्र को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया। किस तरह धीरे धीरे जो है देखो कि विस्तार होता गया, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर लोग व्यापार के लिए बढ़ते गए। अब आगे देखें आप जाट क्या है। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय प्रकाष्ठा पर पहुंची थी, जिन्होंने 1756 से 1763 के दौरान भरतपुर जाट राज्य को आधुनिक राजस्थान में संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र शामिल थे उसमें आधुनिक पूर्वी राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल थे। सूरजमल ने कई किले और महल बनवाए, जिनमें भरतपुर का प्रसिद्ध लोहगढ़ का किला इस क्षेत्र में बने सबसे मजबूत किलों में से एक था। अब देखो जाट एक जो है शक्ति हमारे सामने आई। अन्य राज्यों की तरह ही जो है 17वीं और 18वीं शताब्दियों में जाटों ने क्या किया, अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया था, मतलब स्ट्रॉन्ग किया, कठोर किया। और अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर जो है नियंत्रण कर लिया था। 1680 के दशक तक आते आते उनका जो है प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः
कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के जो है अभिरक्षक बन गए। जाट जो है वो एक समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर जो है व्यापार के केंद्र थे। सूरजमल के राज में जो है भरतपुर एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था और 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा था तो दिल्ली में बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली थी। अब नादिर शाह के पुत्र जवाहरी शाह के पास 30,000 सैनिक थे, जिसमें से उसने 20,000 अन्य सैनिक जो है वो मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से लिए और इसके बलबूते पर ही उन्होंने किससे लड़ाई की? मुगलों से लड़ाई की। अब देखो, एक अकेला व्यक्ति तो ये सब नहीं कर सकता था ना, तो उसने सभी से कुछ कुछ सैनिकों को लिया और फिर उन्होंने मुगलों से लड़ाई की। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली से बनाया गया था, वहीं दिंगोम में जाट ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग से जोड़ा गया था, दी की इमारतें उन्हीं रूपों के नमूनों पर बनाई गई थी। आप अध्याय जो हम पीछे पढ़ चुके हैं 5 और 9 में इन चित्रों को देख सकते हैं। अब आप एक और चित्र देख रहे हैं, ये क्या है? यह चित्र 8 है। 18वीं शताब्दी के दीघा राजमहल समूह। इसकी इमारत की छत पर मुख्य सभा भवन के बंगला गुम्बद पर गौर करें। यह आप पाठ उसमें देख चुके हैं। 5 और 9 में हमने आपको गुम्बद के बारे में बताया था। तो किस तरह से जो है जाटों ने भी कितना अच्छा कार्य किया था। अब आप देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1794 तक। 18वीं शताब्दी में भारत की विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं में जनसाधारण को अपनी अपनी सरकारों के कार्य में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति पश्चिमी दुनिया में 18वीं शताब्दी के आखिरी दशकों तक बनी हुई थी। अमेरिका 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांतियों ने इस स्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के सामाजिक व राजनीतिक पदाधिकारियों को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मध्य वर्गों, किसानों और शिल्पकारों के पादरीगण और अभिजातों के विशेषाधिकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होने चाहिए, बल्कि लोगों की सामाजिक स्थिति योग्यता पर निर्भर करनी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक ने यह सुझाया कि सभी के लिए समान कानून और समान अवसर होने चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार की सत्ता लोगों से बननी चाहिए और जनता को सरकार के कार्यों में भूमिका अदा करने का अधिकार होना चाहिए। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों जैसे आंदोलनों ने धीरे धीरे प्रजाओं को नागरिकों में बदल डाला। नागरिकता, राष्ट्रीय राज्य एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के विचारों ने भारत में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जड़ पकड़ी। तो अब आप बच्चों देख रहे हैं कि किस तरह से जो है, अगर हमारे देश में बदलाव हो रहे थे, उसी तरह से ही पश्चिमी देशों में भी बहुत से बदलाव हो रहे थे। तो इसके साथ ही हमारा यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करते हैं। प्रश्न अभ्यास में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बिठाएं। तो हम पहले प्रश्न का वो बोलेंगे, फिर साथ ही इसका उत्तर बोलेंगे। पहले नंबर पर है सूबेदार, तो इसका मिलान होगा प्रांतीय। दूसरा है फौजदार, इसका मिलान होगा एक मुगल सैन्य कमांडर। तीसरा है इजारादार,
इसका मिलान होगा एक राजस्व कृषक। फिर आगे है मिसल, इनका मिलान होगा सिख योद्धाओं का समूह। फिर है चौथ, मराठों द्वारा लगाया गया कर। कुणबी, इसका मिलान होगा मराठा कृषक योद्धा। फिर आखिरी है उमरा, इसका मिलान होगा उच्च अभिजात। अब आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले नंबर पर है औरंगजेब ने डैश में एक लंबी लड़ाई लड़ी। तो इसका उत्तर है औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ी। अब अगला है उमरा और जागीरदार मुगल डैश के शक्तिशाली अंग थे। तो इसका उत्तर है साम्राज्य। आगे है तीसरा, आसफ जहां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना डैश में की। तो इसका उत्तर है 18वीं शताब्दी। फिर आगे है अवध राज्य का संस्थापक डैश था। तो इसका उत्तर है सआदत खान। तो ये हमारे रिक्त स्थान हुए। अब है सही और गलत। अब ये करेंगे हम। पहले नंबर पर है नादिर शाह ने बंगाल पर आक्रमण किया। इसका उत्तर है गलत। फिर है आगे सवाई राजा जयसिंह इंदौर का शासक था। इसका उत्तर गलत। गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसका उत्तर है सही। आगे है पुणे 18वीं शताब्दी में मराठों की राजधानी बना। इसका उत्तर है सही। अब हम आगे देखेंगे। आगे प्रश्न 4 हमारा, सआदत खान के पास कौन कौन से पद थे। इसका उत्तर लिखें। सआदत खान के पास निम्नलिखित पद थे, सूबेदारी, फौजदारी और दीवानी। फिर हमारा 5वां प्रश्न है, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों की। तो आप इसका उत्तर लिखें। अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को निम्न कारणों से हटाने की कोशिश की। नंबर 1, दोनों नवाब मुगल शासन के प्रभाव को कम करना चाहते थे। नंबर 2, राजस्व के पुनर्निर्धारण के लिए। नंबर 3, अपने विश्वस्त लोगों की नियुक्ति के लिए। नंबर 4, जमींदारों द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए। अब प्रश्न 6 देखिए आप, 18वीं शताब्दी में सिखों को किस प्रकार संगठित किया गया। इसका उत्तर है 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थे में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिया करते थे, जिन्हें गुरुमत्ता, गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। आगे है प्रश्न 7, मराठा शासक दक्कन के पार विस्तार क्यों करना चाहते थे। इसका उत्तर है मराठा शासक निम्न कारणों से दक्कन के पार अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। नंबर 1, मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके, एक बड़े क्षेत्र पर शासन स्थापित करने के लिए। नंबर 3, उत्तरी मैदान भागों के उपजाऊ क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। नंबर 4, अधिक से अधिक क्षेत्रों से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल करने के लिए। अब प्रश्न 8 देखिए, आसफ जहां ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई। इसका उत्तर है आसफ जहां द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए
कई नीतियां अपनाई। एक है आसफ जहां अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। नंबर 3, हैदराबाद राज्य पश्चिम की और मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेनानायकों के साथ युद्ध करने के लिए भी कूटनीति का सहारा लिया। अब आप प्रश्न 9 देखिए। क्या आपके विचार से आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव रखते हैं जैसा कि वे 18वीं शताब्दी में रखा करते थे? तो इसका उत्तर लिखें। हमारे विचार में आज महाजन और बैंकर उसी तरह का प्रभाव नहीं रखते हैं, क्योंकि 18वीं सदी में महाजन और बैंकर निम्न तरीके से राज्य को प्रभावित करते थे। एक है, राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। नंबर 2, साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इज्जतदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। नंबर 3, साहूकार महाजन जैसे कई नए सामाजिक समूहों की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को भी प्रभावित करने लगे थे। तो यह पर हमारा प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है और इसी के साथ ही हमारा जो है इतिहास कक्षा 7 की यह किताब समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको यह सब अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।